गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। ये हमारा लेक्चर 03 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शंस। हम पढ़ रहे थे रिलेशन फंक्शंस के बारे में। हमने देख लिए थे टाइप्स ऑफ रिलेशंस और क्लास 11th का रिवीजन। पिछले लेक्चर में कि लेक्चर 02 में मैंने कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस करवाए थे, उन तीनों के ऊपर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के ऊपर। लेक्चर 03 और आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स पूरा फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, और एक टॉपिक और है इक्विवेलेंस क्लासेस, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो इस लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे, वरना हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें आपकी बची हुई एक्सरसाइज और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो आगे का भी हमारा बाकी चैप्टर्स का यही पैटर्न रहेगा। और की क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते हैं, तो क्वेश्चंस लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बार बार। फिर एक टाइम पे बोर्ड पे 2 या 3 क्वेश्चन ही लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस भी वहीं करवाने हैं मुझे। तो इससे बेटर मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं क्वेश्चंस रीड आउट कर दूंगा यहाँ पर, और वो जो भी क्वेश्चन मैं रीड करूँगा तो एडिटिंग के टाइम पे उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूँगा। ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो कर लें, और अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के तो आपके पास एनसीईआरटी होगी, नहीं होगी तो आपके पास सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास ना एनसीईआरटी है ना कोई रेफरेंस बुक है, सिर्फ एक रजिस्टर लेके आप मेरा वीडियो देखने बैठते हो। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ये इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ। जिस टाइम पे मैं रीड करूँगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि 3 तरह के रिलेशंस हमने बेसिकली पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव वो होते हैं जिसमें हर एलिमेंट खुद से ही एसोसिएटेड होता है। सिमेट्रिक वो होते हैं कि अगर a, b है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव है कि अगर a, b है और b, c है तो a का भी c के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर a, b है लेकिन b का किसी c के साथ है ही नहीं, तो वो भी रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि आपको पहले दोनों रिलेशन स्टैब्लिश करने होंगे, फिर आप a का c से मुझसे पूछ सकते हो। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस होता है कि आइडेंटिटी में सिर्फ खुद का खुद से होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से हो प्लस अगर एक्स्ट्रा कुछ और एलिमेंट्स हैं तो वो भी हम टॉलरेट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 रिलेशंस R1, R2 एंड R3 आर डिफाइंड ऑन सेट A विच इज A, B, C एज फॉलोज। A, B, C एज फॉलोज। ये तीनों रिलेशन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, R1, R2 एंड R3। हमें ढूंढना है कि R1, R2 और R3 क्या ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए पहला रिलेशन देखते हैं हम। पहला रिलेशन है ये, और इस सेट के ऊपर डिफाइंड है तीनों रिलेशन। तो पहले रिलेशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन 1। अब R1 की बात करें, ये R1 गिवन है। A में क्या एलिमेंट्स हैं, A, B और C। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करें सर। A, B, B और C, बिलोंग करता है। सिंस A, B, B and C, belongs to R. Therefore R1 is reflexive. भाई सेट जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है उसके हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन तो है ही सही, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है बेटा, पूछा नहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ ये तीनों होते तो हम आइडेंटिटी बोलते, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, इसलिए ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। अब हमें चेक करनी है इसकी सिमेट्री। चलिए चेक करते हैं। हम तब तक चेक करते हैं जब तक कि हमें कुछ ऐसा ना मिल जाए जो सिमेट्रिक ना हो। A, B है तो B, A देखें, पहला ही मिल गया। क्या लिखेंगे, सिंस A, B बिलोंग्स टू R बट B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा। अब देखिए इसमें, इसी वाले में आप देख रहे हैं A, B, A नहीं है, A, C है, C, A है, B, C है, C, B है, तो बाकी सबके तो सिमेट्रिक है, सिर्फ ये नहीं मिला, तो हमने बोल दिया कि ये सिमेट्रिक है। तो अब तक हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। और इसकी ट्रांजिटिविटी भी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं भाई। ट्रांजिटिव में देखिए A का B के साथ है, B का C के साथ है, लेकिन A का C के साथ है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब देखते हैं A का B के साथ है और B का किसी और के साथ नहीं है, तो A का C के साथ है, C का B के साथ है, लेकिन A का B के साथ है, बिल्कुल पॉसिबल है। B का C के साथ है, C का A के साथ है, बट क्या B का C के साथ है, नहीं है सर। ढंग से देखेंगे सर, B, C बिलोंग्स टू R, C, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R,
बी का सी के साथ है, सी का ए के साथ है, लेकिन क्या बी का ए के साथ है? देखें, नहीं सर, बी कॉमा ए हमारी लिस्ट में नहीं है। बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये पता नहीं बार बार गलती हो रही है क्योंकि मेरे को आर लिखने की आदत है, R1 आएगा यहाँ पर, है ना। ये रिलेशन अभी R1 की बात हो रही है। तो आपका जो पहला रिलेशन है R1 वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। दूसरे की बात करें, अब आपका दूसरा रिलेशन देखते हैं। सर क्लियरली पॉसिबल है। दूसरा रिलेशन क्या है? फॉर R2 की बात करें, ये पहला पार्ट था फॉर R2, तो R2 की भी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। चलिए सर देखिए, रिफ्लेक्सिव तो क्लियरली नहीं है क्योंकि A कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी से लाई करता है। क्लियरली A कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाइज दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं। सर देखिए, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा है, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए है। क्लियरली एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स, ये R2 आएगा सॉरी, यहाँ पर बिलोंग्स टू एक्स, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, विच इम्प्लाइज दैट R इज़ सिमेट्रिक। ये क्या लिखा है, इसका मतलब बताता हूँ भाई। जब आपको किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना होता है ना, किसी एक के लिए गलत प्रूफ कर दो तो वो गलत हो जाती है, ठीक है। और किसी चीज़ को सही प्रूफ करना है तो उसको जनरली सबके लिए सही प्रूफ करना पड़ता है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है सिमेट्री की, कि सिमेट्री में अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में लाई कर रहे हैं तो उसी रिलेशन में बी कॉमा ए भी होने चाहिए उन सारे एलिमेंट्स के लिए जो ए में लाई करते हैं। समझ में आया? अब इन सारे में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इस वाले एलिमेंट में ए कॉमा सी है, सी कॉमा है, बी कॉमा सी कहाँ है? बी कॉमा सी और सी कॉमा बी भी तो होना चाहिए क्योंकि बी और सी भी तो ए में लाई करते हैं। मैंने कहा उस वे में नहीं देखा जाता। सिमेट्री ऐसे देखी जाती है कि आपके रिलेशन में अगर ए कॉमा बी कुछ है तो उसका जो इन्वर्स है वो भी होना चाहिए आपके रिलेशन में, ठीक है। बी कॉमा सी भी एक रिलेशन हो सकता था, एक एलिमेंट हो सकता था, पर वो इसमें है ही नहीं तो हम सी कॉमा बी की बात भी नहीं करेंगे। अगर बी सी होता तो हम सी बी की बात कर दें, क्योंकि ए बी है इसलिए हमने कहा बी है, ए सी है तो सी ए है। तो हम इस चारों पेयर को अलग अलग लिखने की बजाय मैंने कहा कि यार हर एक्स कॉमा वाई जो R2 में बिलोंग करता है उसके लिए हमें वाई कॉमा एक्स R2 में मिल रहा है। दो ही एलिमेंट है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा है, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा है। अगर बी कॉमा सी और सी कॉमा बी भी होता तब भी हम यही लिखते। तो ऐसे कल से अगर 50 भी एलिमेंट होगा तो ये लिख के आप बच के निकल सकते हो। तो जनरलाइज कर दिया मैंने, तो सही है तो सबके लिए होना चाहिए कि हर एक्स कॉमा वाई के लिए वाई कॉमा एक्स हमारे पास पॉसिबल है, और वो एक्स कॉमा वाई का ही में आते हैं। ए के एलिमेंट है भाई, जब रिलेशन ही ए पर डिफाइंड है तो एलिमेंट भी उसके होंगे, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। देखो बोर्ड में हर चीज़ के लिखने का बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा लिख के आओगे तो टीचर को पता लगेगा कि आप क्या चेक करके आ रहे हो, कचरा मत करके आना, हर सवाल में ऐसा लिख के आना। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। सर ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है, लेकिन ए का ए के साथ है क्या? नहीं। वैसा यहाँ पर भी है, ए का सी के साथ है, सी का ए के साथ है, ए का ए के साथ है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, which implies that R is not transitive। आई होप यहाँ तक क्लियर आया होगा। तो आपका रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव भी नहीं है। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब रिलेशन सी की बात करते हैं तो क्लियर दिख रहा है आपको, इसका आंसर तो क्लियर दिखेगा R3 वाले का। सर इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, मैंने कहा करते हैं। क्लियरली नॉट रिफ्लेक्सिव, clearly a comma a does not belongs to R implies that R is not reflexive। भाई यहाँ पर b comma b और c comma c भी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैं 2 बार लिख चुका हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। सिमेट्री चेक करते हैं। सर a comma b है, b comma a कहीं पर भी नहीं है। a comma b belongs to R but b comma a does not belongs to R, which implies that R is not symmetric। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। सर ट्रांजिटिविटी की भी बात कर लेते हैं।
सर देखिए ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, लेकिन ए का सी के साथ नहीं है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, does not belongs to R, which implies that R is not transitive। तो आई होप समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। हमने चेक कर लिया, पहला जो आपका था वो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव नहीं था। दूसरा वाला रिलेशन जो दिया हुआ नॉट रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ सिमेट्रिक बट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। और तीसरा वाला तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे जो कुछ भी नोट करना। आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 पढ़ देता हूँ मैं इतनी देर में। अगेन क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा आपको। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, और ये आई थिंक एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जिनके पास एनसीईआरटी है उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन, भाई डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें ये पता लगाना है कि जो आपके जो रिलेशंस दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से, चाहे रोस्टर फॉर्म में हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में हो, तो हमें देख के बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए विच इज़ फ्रॉम 1 to 14 विच इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो पहला ही रिलेशन है वो कौन से सेट पे डिफाइंड है? एक सेट है 1 से लेके 14 तक, और रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है? द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर क्या है ये, ठीक है। दूसरा रिलेशन भी लगे हाथ लिख लेते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे है, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन कैसा डिफाइंड है? द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज़ लेस देन 4। तो हमें ये दोनों रिलेशन करने हैं, पता लगाना है इनके बारे में। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो हम देखते हैं पहला वाला पार्ट इस रिलेशन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। हमसे पूछा गया रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी। सर बताइए रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है? एक्स कॉमा एक्स आपस में रिलेटेड होंगे। लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देन 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 implies that 2x इक्वल्स टू 0, कॉमा विच इज़ नॉट ट्रू। सर मेरी बात को समझिए थोड़ी देर के लिए। चलो मान लो कि x कॉमा एक्स आर को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब 3x माइनस एक्स 0 होना चाहिए, यानी कि 2x 0 होना चाहिए। बट आप देखें जिस सेट पे डिफाइंड है x की किसी भी वैल्यू के लिए 1 से लेके 14 तक 2 इंटू एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इम्प्लाइज दैट x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एनी x बिलोंग्स टू ए। किसी भी x के लिए जो a में लाई करता है x कॉमा एक्स रिलेशन कभी भी नहीं पॉसिबल है, विच इम्प्लाइज दैट r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी इस रिलेशन पे डिफाइन नहीं हो रही है। सिमेट्री की बात करते हैं, तो लेट्स सी इफ इट इज सिमेट्रिक। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली 3y माइनस एक्स तो आपको नॉट इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। सीधी सी बात है सर, किसी भी वैल्यू के लिए रख के देख लो, अगर 3x माइनस वाई 0 है तो 3y, उसका कारण है ना, इससे क्या पता पड़ता है कि 3x इक्वल्स टू वाई है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? y/3 रख के देख लो, x की वैल्यू y/3 रख के देख लो, तो 3y माइनस y/3 कभी भी 0 नहीं आने वाला है, विच इम्प्लाइज दैट 3x माइनस एक्स विच इज़ भी नॉट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। भाई 3x तुमने y निकाल लिया, तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर 3y माइनस एक्स भी 0 आ रहा है तो तुम क्या बोल दो? हाँ भाई सिमेट्रिक है, पर रखते हैं। 3y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? y/3, ये सही होना चाहिए। तो 3y में से y/3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 8y/3 बचेगा मेरे हिसाब से, तो इतना ही बचेगा। सर 8y/3 क्या y की किसी भी वैल्यू के लिए 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। जब भी पॉसिबल ही नहीं तो मैंने पहले लिख दिया कि यहाँ पर ये नॉट इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट y इज़ नॉट सिमेट्रिक।
तो अभी तक हमने देखा कि ना तो आपका वाई रिफ्लेक्सिव हुआ ना ही सिमेट्रिक हुआ, और मेरे हिसाब से अब तक समझ में आ गया होगा ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, पर चेक कर लेते हैं। नाउ वी विल चेक ट्रांजिटिविटी। अच्छा, इतनी इज्जत के साथ तरीके से लिख के आओगे ना हर चीज़ को, और अगर ये क्वेश्चन कितने भी नंबर का है तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड में, तो लिखने का तरीका सीख लो। और मेरे हिसाब से मैं कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लिखवा रहा हूँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था ना सिलेबस वाले वीडियो में, ऐसा सिखा दूंगा वैसा सिखा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैंने। जो बातें ज़रूरत है वही लिखी है, इनमें से कुछ और छोटा करने की कोशिश करोगे तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ज़्यादा लिख के आओगे तो नहीं कटेंगे। तो ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं हम यहाँ पर इस केस में। तो लेट x, y, z बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर x, y बिलोंग करता है तो यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 रहा होगा, एंड अगर y, z बिलोंग करता है तो 3y माइनस z भी 0 रहा होगा। क्लियरली 3x माइनस z नॉट इक्वल टू 0 होगा। तुम ध्यान से देखो ना बेटा, यहाँ से y किसके बराबर है, 3x के बराबर। y को यहाँ से अगर मैं चेंज कर दूँ z की वैल्यू लेके, यहाँ से y कितना आएगा, z/3 रख के देख लो, 3x माइनस z कभी भी 0 नहीं आएगा किसी भी वैल्यू के लिए, कम से कम इस सेट में तो जिसमें रिलेशन डिफाइंड है। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट, यानी कि x का z के साथ कोई भी रिलेशन हमें नहीं मिला, x, z डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन r, therefore r is not ट्रांजिटिव। आई होप आई एम क्लियर। अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ इसका मैं, अगर ये लाइन लिखने के पहले तुम चाहोगे नहीं सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल भाई देखो 1,3 बिलोंग्स टू r, और इसी सेट में ले लो 3,9 मिल जाएगा, एंड 3,9 बिलोंग्स टू r, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज दैट r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ढंग से देखो ना, 1,3 बिलोंग करेगा इस जगह में, 3,9 रख के देखो, 9 3 जा 9 माइनस 9 0 हो रहा है, पर 1,9 रख के देखो, 1 3 1 जा 3 माइनस 9 माइनस 6 आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा। तो मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि भैया ये क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। सर मैं चेक करना है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, जिसमें कि आपका जो x और y दोनों नेचुरल नंबर है, पर नाम के नेचुरल नंबर है, क्योंकि x की सिर्फ 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो रिलेशन ही लिख सकते हैं पूरा। तो जब हमें रिलेशन मिल रहा है तो वो आसान होता है बेसिकली। क्लियरली r क्या है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले तो 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू और क्या हो सकती है 2, तो y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3, बस इतना से रिलेशन बनेगा। क्योंकि x कितना ही नेचुरल नंबर कह दो, लगता है कि हाँ बहुत बड़ा सेट है, बट x की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। 3 नेचुरल नंबर होते हैं जो 4 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल गया, अब तो आपको रिफ्लेक्सिविटी सब डिफाइन करना आसान हो गया। क्लियरली 1,1 does not belongs to r, and 1 is a natural number, that is it belongs to capital N, therefore r is not reflexive। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बेटा भाई। अगर नेचुरल नंबर पे आपका सेट डिफाइंड है, सब गया बाहर में, 3 वैल्यू कम से कम 1,1 2,2 3,3 तो ला देते, तब हम सोच लेते थोड़ा सा, तो तुम हो भी ज़्यादा रिफ्लेक्सिव, लेकिन अब तो ये नहीं है। सिमेट्री की बात करते हैं भाई। सर आपको देखने को मिलेगा 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है। क्लियरली 1,6 बिलोंग्स टू r, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, which again implies that r is not symmetric as well। तो रिफ्लेक्सिव तो मिला नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं मिला भाई। देख लेते हैं, हो सकता है ट्रांजिटिव मिल जाए, है ना। लग तो ये रहा होगा आपको ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट आपकी बता दूं कि ये ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखवाऊंगा, समझना, जब तुम्हें पहले बताई थी भाई 1,6 है, तुम पहले मुझे 6 का किसी और के साथ तो दिखाओ, नहीं मिला। 2 का 7 के साथ है, 7 का किसी और के साथ दिखाओ, तब तो ट्रांजिटिविटी चेक भी करूँगा। 3 का 8 के साथ है, 8 का किसी और के साथ नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्लियरली 1,6 बिलोंग्स टू r, and there is no other ordered pair, and there is no other ordered pair having 6 as its first element, full stop। same is the case with
2,7 and 3,8. Therefore R is ट्रांजिटिव। समझ लो क्या लिखवाया है मैंने, ये लिखवाया आप लोगों की भाई 1,6 तो आर में है, लेकिन ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें 6 फर्स्ट एलिमेंट हो, मतलब 1 का 6 के साथ है बट 6 का किसी के साथ हो, ऐसा कहीं प्रूव नहीं हो रहा। वैसा ही इन दोनों के लिए भी ट्रू है। तो आपकी जो ट्रांजिटिविटी है वो ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि हम ट्रांजिटिविटी कब कहते हैं, जब ए का बी के साथ और बी का भी सी के साथ हो, तब हम पूछते हैं कि सर क्या ए का सी के साथ है, पर तुम्हारा ए का बी के साथ तो है बट बी का किसी और के साथ नहीं है, तो आप कुछ आगे नहीं पूछ सकते हो। जल्दी से पोज करो, वीडियो को नोट कर लो, बहुत सारे सवाल कराने हैं आज। तो ठीक है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पार्ट 3 है रिलेशन आर इन द सेट ए विच इज़ फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच इज़ डिफाइंड एज आर इज द सेट ऑफ ऑल x, y such that y is divisible by x. Part 4, a relation R in the set of integers which is denoted by capital Z as well, and the relation R is defined as the set of all x, y such that x minus y is an integer. I hope समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे हैं क्लियरली। भाई देखिए, जो आपका सेट A है उसमें 6 एलिमेंट है और इसको डिफाइन किया गया कि y is divisible by x। तो चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। सर मुझे एक बात का जवाब दो, हर नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियरली x, x belongs to R as x is always divisible by itself implies that R is reflexive. x, x belongs to R for all x belongs to A, ये भी लिख सकते हो चाहो तो क्या लिखिए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप A पे तो डिफाइन कर रहे हो, तो आपका x हो या y हो कुछ भी हो इसी में से हो सकता है। ठीक है, तो सारे x की यानी कि 6 की 6 वैल्यू के लिए हर नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा, 6 से डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है, कितनी बार जाता है, एक बार, 6 1 जा 6। सिमेट्री की बात करते हैं सर यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। 6 इज़ डिविजिबल बाई 2, 6 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, बट 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6 विच इम्प्लाइज दैट 6, 2 बिलोंग्स टू R, नहीं 2, 6 बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाइज दैट 2, 6 बिलोंग्स टू R, क्योंकि y डिविजिबल होना चाहिए, तो y डिविजिबल है बट 6, 2 is not related to R. Oh sorry, 6, 2 does not belongs to R, which implies that R is not symmetric. I hope clear हुआ होगा, इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए था। हाँ वही ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, ये बड़ा सिंपल है। इसको एक एनालॉजी से समझाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए क्या सही है। भाई देखो, 4 डिवाइड होता है 2 से और 8 डिवाइड होता है 4 से, तो क्या 8 डिवाइड होगा 2 से? बिल्कुल होगा। अब समझने वाली बात, कैसे होगा भाई? 4 2 से कैसे डिवाइड हो रहा? क्योंकि 2 की टेबल में आता है। 8 4 से कैसे डिवाइड हो रहा? क्योंकि 4 की टेबल में 8 आता है। 4 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 की टेबल में कभी ना कभी 8 भी आता ही होगा। समझना यहाँ पर ये एनालॉजी कैसे काम आएगी। लेट x, y belongs to R, which implies that y is equals to p of x, p belongs to z। सिंपल भाई, अगर x, y R में बिलोंग करता है तो यानी कि y जो है वो x से डिवाइड होता होगा, यानी कि y क्या है, x का कुछ मल्टीपल है। कितने टाइम्स? p टाइम्स मान लेते हैं। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? मैं नहीं है, सिंपल सी बात है, यानी कि y बाई एक्स इक्वल्स टू पी है। तभी तो बोलते हैं कि y डिवाइड हो गया x से। डिविजिबल और एग्जैक्टली डिविजिबल में यही डिफरेंस होता है, चाहे दोनों का एक ही मतलब होता है, पहली बात तो डिफरेंस नहीं होता कुछ भी, सॉरी, है ना। डिविजिबल और एग्जैक्टली डिविजिबल का सेम मीनिंग होता है कि किसी बड़े नंबर को अगर कोई छोटा नंबर डिवाइड कर रहा है तो आपका जो क्वेश्चन है वो इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर आ रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं। वरना तो ऐसे तुम भी कह दो कि 3/2 भी तो 1.5 होता है। मैंने कहा ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आपका आने वाला जो क्वेश्चन है वो इंटीजर नहीं है, तो 3 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता। समझ में आया? उसी प्रकार से ट्रांजिटिविटी के लिए लेट y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब जो z है वो q टाइम्स y से जाता होगा, जहाँ पर q भी कोई इंटीजर है। जाता होगा कितने बार हमें क्या बताओ, बस डिवाइड हो जाता है। सर दोनों इक्वेशन से अगर आप ढंग से देखोगे, हमें x और z का रिलेशन चाहिए,
किसका रिलेशन चाहिए? आप क्या चाहते हो कि z को x की फॉर्म में लिख पाओ? तो मैंने कहा ढंग से देखो, z इज इक्वल टू कितना है, q ऑफ y। सर y कितना है, p ऑफ x। तो सर आपका z ऐसा नहीं हो गया पी क्यू ऑफ x, कमा वेयर पी क्यू भी इंटीजर होगा। जब p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। यानी कि सर आपका जो z है वो भी x से डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। अगेन इस एनालॉजी पे आ जाते हैं जिनको ये समझ में नहीं आया। भाई समझो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लिया, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू सम इंटीजर, जो यहाँ पर 2 ही कहलाएगा। अब 4,8 भी इसमें रिलेशन में लाई कर रहा है, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू समथिंग, समथिंग क्या है यहाँ पर, q, वो भी 2 है, 4 2 8 होता है। तो मुझे बताओ कि आपका जो z है वो भी x से डिवाइड होगा कितनी बार, पी क्यू टाइम्स 8 किससे डिवाइड होगा, 2 से, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, जो कि पी क्यू के बराबर होगा, है ना, 4 2 8। तो वही चीज़ हमने करी है, तो ट्रांजिटिव होगा। और मुझे लगता है नहीं इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेना, नहीं आया हो तो, और रफ कॉपी में कर करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। इंटीजर्स की बात करते हैं। भाई इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करें तो सीधी सी बात है सर, क्लियरली x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, कॉमा विच इज़ एन इंटीजर, विच इम्प्लाइज दैट x, x belongs to R, which implies that R is reflexive for all x belongs to Z। भाई समझिए, इंटीजर पे डिफाइंड है ये रिलेशन। तो सर इस रिलेशन के अंदर देखो आप क्या चाहते हो, रिफ्लेक्सिव कब बोलोगे, जब खुद का खुद के साथ हो, तो x, x लाई करना चाहिए। रख के देख लो किसी भी आर्बिट्रेरी x के लिए, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी x उठा लो, जब आप कोई भी x उठा लेते हो तो आप जनरलाइज कर देते हो। और अगर आपको किसी चीज़ को सही प्रूफ करना है तो आपको जनरलाइज करना ही पड़ेगा, वो जनरली सबके लिए सच होनी चाहिए। और आपको गलत प्रूफ करना है तो किसी एक के लिए गलत प्रूफ कर दो, वो अब गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जनरलाइज करते हैं। मान लो कोई x है, कोई इंटीजर है, x तो रख के देख लिया, x माइनस एक्स हमेशा 0 होगा, और 0 भी क्या है, इंटीजर। रिलेशन भी तो यही कहता है कि x माइनस वाई एक इंटीजर आना चाहिए। तो दो इंटीजर का डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर ही होगा, और खुद का खुद से डिफरेंस लोगे तो 0 होगा, जो कि हमेशा इंटीजर है। तो x की सारी वैल्यूज़ के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, इसलिए हमने बोला कि R रिफ्लेक्सिव है। सर सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। मैंने कहा देखो, लेट x, y बिलोंग्स टू R, मान लो x, y बिलोंग्स टू R है, इसका क्या मतलब हुआ, x, y इज एन इंटीजर। मान लो लैम्डा, वेर लैम्डा इज एन इंटीजर, इसको लैम्डा पढ़ते हैं ना, ये याद है, ऐसा घुमावदार टेढ़ी ईफिल टावर थोड़ी सी, मतलब उसी तरह का लगता है। तो x माइनस वाई क्या हो गया, लैम्डा। अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है, मतलब इनका डिफरेंस को इंटीजर रहा होगा। अरे तो सर सीधी सी बात है, तो जो y माइनस एक्स होगा वो माइनस लैम्डा होगा, क्लियरली, कॉमा वेर माइनस लैम्डा इज एन इंटीजर। भाई जब लैम्डा इंटीजर था तो माइनस लैम्डा भी तो इंटीजर होगा, समझ में आया। विच इम्प्लाइज दैट y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। भाई x, y बिलोंग्स टू R, तो x माइनस वाई लैम्डा। अगर y, x बिलोंग्स टू R, तो y माइनस एक्स वो भी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है। y, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x और y, अगर वो इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स के लिए, सारे पेयर्स के लिए दो इंटीजर्स का डिफरेंस या फिर सम या फिर मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर होता है। डिवीजन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जैसा कि हमने यहाँ देखा था 2 और 6 इंटीजर है, पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक तरीके की है, बाद में बात करेंगे, समझ में आई इस चीज़ में, 7th 8th में पढ़ी होगी आपने। तो सिमेट्रिक है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। चलिए सर ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। सर कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब A का B के साथ और B का C के साथ हो। चेक करते हैं, तो पहले A और B और C को इंट्रोड्यूस करें। तो लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R, ठीक है, मान लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या x, z भी बिलोंग करता है। सर अगर x, y R को बिलोंग करता है तो मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, ठीक है। और सर y, z भी बिलोंग करता है, इसका मतलब y माइनस z भी क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। तो सर दोनों को ऐड कर दें क्या, तो x माइनस वाई प्लस
y माइनस जेड, ये भी एक इंटीजर होगा सर। माइनस आई से प्लस वाई कैंसिल, यानी कि x माइनस जेड क्या आ रहा है, एक इंटीजर, क्योंकि अभी अभी बताया था दो इंटीजर का सम भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर। तो इनका सम निकाल लें, तो सर सम निकालने लगे तो y से y कैंसिल हो गया। और अगर आपको x कोमा जेड आर में चाहिए था तो यही तो चाहिए था, x कोमा जेड आर में बिलोंग करे, उसके लिए क्या चाहिए कि x माइनस जेड इंटीजर हो, वो अपने आप ही आगे ऐड करते करते। इसका मतलब क्या हो गया कि सर x कोमा जेड भी आर में बिलोंग करता है, आर में लाई करता है, विच इम्प्लाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड विच आर इंटीजर्स, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। यहाँ लिख भी सकते हो implies that x comma z belongs to R for all values of integers, for all values of x comma y comma z, जो कि इसमें लाई करती हैं। समझ में आया बेटा? तो आपके हर इंटीजर के लिए आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, और होना भी था, क्योंकि रिलेशन बड़ा सिंपल है ना। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक तरह की, भाई दो इंटीजर का सम, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर होगा। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना ही था। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट कर लो इसी चीज़ को, फिर आगे और भी पार्ट्स और भी क्वेश्चंस करवाने हैं यार, है ना। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर, जो है फिफ्थ पार्ट। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, अ रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब आप इसमें 5 पीरियड दे रखेंगे, भाई सेट ए है ह्यूमन बींग्स का एक टाउन में, तो एक टाउन में कुछ लोग रहते हैं, उनके ऊपर ये 5 रिलेशन हमने डिफाइन किए हैं। तो देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो पहले दो पार्ट, आर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एंड दूसरा पार्ट, आर द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। दोनों के दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। दिख ही रहा है तुम्हें, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। सर रिफ्लेक्सिव, सर एक्स और एक्स तो हमेशा एक ही जगह पर रहेंगे clearly, x comma x belongs to R for all x belongs to A, as every human lives at the same place, sorry, every human work at the same place, every human x work at the same place as x। सर क्या लिखवाना चाह रहा हूँ कि x को x को बिलोंग करेगा कि हर आदमी जिसका नाम x है या जो x है वो उसी जगह पे काम करता है जहाँ पर x काम करता है। सीधी सी बात है, मैं वहीं काम करता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहता हूँ, मान लो कि मैं x विहार पे रहता हूँ, तो मैं भी x विहार पे ही रहता हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही आदमी हूँ। इम्प्लाइज दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल हर आदमी खुद से रिलेटेड है, क्योंकि हर आदमी उसी जगह पर काम करता है जहाँ वो खुद काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वाली बात हो गई, बट सही बात है। सिमेट्री की बात करते हैं। सर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सर अगर एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, y और x भी एक ही जगह पर काम करते होंगे। सर इसका मतलब क्या है कि y कोमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। अगेन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, x कोमा y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट y कोमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू a। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब बता देता हूँ चलो एक सवाल में। So x comma y belongs to R implies that y comma x belongs to R for all x comma y belongs to A। ऐसा ही लिखा जाता है बुक्स के अंदर। ठीक है, which implies that R is symmetric। ट्रांजिटिविटी को भी ऐसे शो कर सकते हो, इससे आप और नंबर पाने की अपनी जो उम्मीद है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। सर ट्रांजिटिविटी की चेक करते हैं। लेट x comma y belongs to R and y comma z belongs to R। इसका क्या मतलब हुआ, अगर x comma y that is x and y work at same place and यानी से देख लेते हैं, y and z work at same place
तो एक्स कोमा वाई का मतलब एक्स कोमा वाई भी एक जगह पे, वाई कोमा जेड, तो कुल मिला के जहाँ एक्स काम करता है वहाँ वाई काम करता है, और जहाँ वाई करता है वहाँ जेड करता है, तो एक्स और जेड भी एक ही जगह पे काम करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, विच इम्प्लाइज दैट एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। अगेन यहाँ पर भी आप वैसा ही लिख सकते हो कि क्लियर इस लाइन के बाद, है ना, ये वर्कर वाले सेम प्लेस के बाद, यानी इस खाली जगह पर लिख सकते हो कि क्लियरली एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आप ऐसा लिख सकते हो। अगेन यहाँ की बात करते हैं बी पार्ट की, ये भी सेम है। आई थिंक इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, बट सीधी सी बात है, आप देख लो। क्लियरली एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बिकॉज एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी एज एक्स, ठीक है। सिमेट्री की बात करें, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, which implies that y and x also lives in the same locality, which implies that y comma x belongs to r, therefore r is symmetric। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, let x comma y and y comma z belongs to r, therefore x and y live in the same locality, y and z also live in the same locality, which implies that x and z also live in the same locality, therefore x comma z belongs to r and hence r is transitive। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं, ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। तो अगेन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले पार्ट को देखते हैं, जो कि पार्ट सी है डी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सी द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड डी आर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। चलिए सर देखते हैं, ये भी क्लियरली विजिबल है, अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। चलो रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। सर देखिए, कोई भी इंसान खुद से 0 सेंटीमीटर ही तो लंबा होगा, खुद के बराबर होगा, तो x हमेशा x के बराबर होगा, तो x इज़ ऑलवेज 0 सेंटीमीटर टॉलर देन x, तो सर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्लियरली x इज़ 0 सेंटीमीटर टॉलर देन x, देयरफॉर x comma x will not belongs to r for any x belongs to, मैंने मिटा दिया। a क्या था? the set of all people in that town, human beings। तो a उस टाउन में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए x comma x r में बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद से 0 सेंटीमीटर ही टॉल होता है, which implies that r is not reflexive। ओके, सिमेट्री की बात करते हैं। सर देखिए, if x comma y belongs to r, ठीक है, कॉमा, then x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये तो आपको लिखा ही हुआ है, x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर x comma y r में बिलोंग करता है तो x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से। सर इसका क्या मतलब हुआ है? इसका ये मतलब हुआ दैट y is 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, क्योंकि भाई x 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y क्या है? 7 सेंटीमीटर छोटा है। सर सीधी सी बात है, ये तो हमारा रिलेशन नहीं कहता, यानी कि y कॉमा x बिलोंग नहीं करेगा r को, क्लियरली। सो r इज़ नॉट सिमेट्रिक। आई होप समझ में आया होगा। अब तक ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, और आई गेस ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। सर मान लो लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। क्या मतलब हुआ? इम्प्लाइज दैट x इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर x कॉमा y बिलोंग करता है तो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और क्योंकि y कॉमा z भी बिलोंग करता है तो y 7 सेंटीमीटर टॉलर है z से। तो जहाँ तक मेरी मैथमेटिक्स कहती है 5वीं कक्षा की, 5th क्लास की, सर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, दिस इज़ x, ये ऑलरेडी y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और ये y है जो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मेरे हिसाब से जो x है ना, वो तो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया सर, विच इम्प्लाइज दैट x इज़
14 सेंटीमीटर टॉलर देन z विच इम्प्लाइज दैट, ये तो हमारा रिलेशन नहीं कहता, तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r विच इम्प्लाइज दैट r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना भाई। 7 सेंटीमीटर की बात हुई थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये समझ में आया कि रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। डी की बात करते हैं। सर डी तो बहुत ही प्यार से दिख रहा है हमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सर रिफ्लेक्सिविटी की बात करें, कोई भी आदमी खुद की वाइफ नहीं हो सकता, पहली बात। एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स। मान लो एक्स आदमी हुआ तो खुद की वाइफ कतई नहीं हो सकता। औरत भी हुई तो एक औरत खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर x, x does not belongs to R for any x belongs to A, which implies that R is not reflexive। ठीक है बेटा। सर सिमेट्री की बात करें, सर देखिए if x, y belongs to R then x is wife of y, यानी कि y क्या हो गया, husband of x, implies that y is husband of x। भाई अगर x y की वाइफ है तो y x का हस्बैंड हुआ, और हमें तो क्या चाहिए था कि y भी x की वाइफ हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमेट्री क्या कह रही थी इस केस में? सिमेट्री का मतलब क्या होता कि अगर x y की वाइफ है तो y भी x की वाइफ होनी चाहिए, तो पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा। अगर x y की वाइफ है तो y तो हस्बैंड रहा होगा x का, सिंपल सी बात है, रिलेशन में नहीं आएगा। सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक एट ऑल। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिविटी तो कहाँ से रहने गई, ठीक है। ट्रांजिटिविटी की बात कर लें। एंड टू योर सरप्राइज, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बहुत से लोग कहेंगे नहीं होगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सर लेट x, y बिलोंग्स टू R, ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। इट मीन्स y इज अ मैन, दैट इज मेल। मैं उसके जेंडर की बात कर रहा हूँ। सर मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि y, z को भी R में बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब समझो, ये ट्रांजिटिव है इसलिए बता रहा हूँ। सर अगर x y की वाइफ है तो बेटा y मेल हो गया, और क्योंकि y मैन हो गया तो इस रिलेशन के अनुसार कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में y फर्स्ट एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रिलेशन के हिसाब से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा वाइफ होगी, यानी कि कुछ हो नहीं हो फीमेल तो होगी ना, तो आपका y किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बन ही नहीं सकता। आप समझ में आया? Therefore, y cannot be a wife of anybody, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपकी ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप x का y से और y का z से दिखा देते तो मैं x और z की बात करता, लेकिन x का y के साथ है और आप कह चुके हो कि y का आप किसी और के साथ जीवन में नहीं दिखा सकते, कम से कम इस रिलेशन के लिए। तो therefore y cannot be a wife of anybody, that is transitivity is not contradicted here, which implies that R is transitive. So to your surprise R will be a transitive relation। समझ में आया मेरी बात? भाई आप x और y का दिखा रहे हो पर y का किसी और के साथ नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि y एक हस्बैंड है तो y एक मेल होगा, तो y कभी किसी की वाइफ नहीं हो सकती। और आपका ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से डिफाइंड है इस रिलेशन में कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, जिसके कलेक्शन को अपन डोमेन भी कहते हैं रिलेशन का, वो एक वाइफ ही होगी, यानी कि एक फ़ीमेल होगी, और आप फीमेल को इसमें नहीं बता सकते, वाइफ फीमेल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया? आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी ब्रेक नहीं हो रही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात हैं अगले पार्ट के ऊपर, और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखना लग गया होगा अभी तक। ई पार्ट है
द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है बट क्योंकि अभी आपको दिख रहा था उसको भी देख लो। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, तो ये 5 पार्ट दे रखे हैं, ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो थर्ड पार्ट है खासकर वो इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट क्या है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सेकंड, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और फिफ्थ, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, तो अब आपको बोर्ड लिखने लग गया होगा, आई होप। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं अपन। तो सर इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट। वापस आपके कौन से सेट में है, सेट ए में, जो कि क्या था, ह्यूमन बींग्स का सेट था एक टाउन में। एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। सर क्लियरली कोई भी आदमी खुद का बाप नहीं हो सकता, खुद का पिता, खुद का फादर नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स implies that x, x does not belongs to R for any x belongs to A। किसी भी एलिमेंट के लिए जो A में लाई करता हो, किसी भी इंसान के लिए जो उस टाउन में रहता हो, कोई भी इंसान खुद का पिता नहीं हो सकता। which implies that R is not reflexive। क्लियर। सर सिमेट्री की बात करें, सर एक बार बताइए, लेट x, y belongs to R, ये क्या कहता है, ये कहता है that x is father of y, then आएगा यहाँ पर, then x is father of y which implies that y is या सन ऑफ एक्स या डॉटर ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा, वाई इज़ अ किड ऑफ एक्स। किड क्या मतलब, जो भी है, बेटा या बेटी हो सकता है। विच इम्प्लाइज दैट वाई इज़ सन स्लैश डॉटर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, वाई एक्स के पिता तो नहीं हो सकते। अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के बारे में कि ट्रांजिटिविटी क्या कहती है। सर मान लो लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। क्या मतलब हुआ, अगर x, y r को बिलोंग कर रहा है तो x इज़ फादर ऑफ y, और y, z r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y इज़ फादर ऑफ z। सर इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज़ ग्रैंड फादर ऑफ जेड, और हमें तो क्या चाहिए था, फादर। भाई एक्स किसके पापा, वाई के, वाई किसके पापा, जेड के, तो एक्स क्या हुआ, जेड के ग्रैंड फादर, दादाजी हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फादर तो नहीं हुए। इसका मतलब जो एक्स, जेड है, इट विल नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आई होप समझ में आया होगा ये, तो ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। तो ठीक है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सर कह रहा है कि ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल दो, पहला पार्ट जो सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, तो आपको बताना पड़ेगा लेट अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 बी। तो एग्जाम्पल चाहिए था ना, तो ये ले लो। इस सेट के ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, 1, 2 तो 2, 1 दे दिया, 3, 4 तो 4, 3 दे दिया। ले हो गया तुम्हारा एग्जांपल पूरा। मैंने सेट में एक एग्जांपल दिया था रिलेशन का, ये सिमेट्रिक है, 1, 2 है तो 2, 1 है, 3, 4 है तो 4, 3 है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं है। ट्रांजिटिव तो कतई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 2 और 2, 1 है, तो सर 1, 1 कहाँ गया। 3, 4 और 4, 3 है, तो सर 3, 3 कहाँ गया। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में क्या पूछा है आप लोगों से, सर ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो सोचो सर, या तो ट्रांजिटिव हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। तो भैया सीधी सी बात है, एक ही आप एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए के ऊपर, अगेन लिख लेना 1, 2, 3, 4। अब बताओ जल्दी से इसके ऊपर में क्या चाहिए, तो मैं बनाना भी सिखा देता हूँ क्योंकि ये तो आसान थे, कोई भी बना लेता। और तीसरा वाला तो स्टार लगा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ये नोट कर लेना, उसके बाद बताऊँगा उसको। तो मैं ट्रांजिटिव हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो। तो चलिए रिलेशन कैसा बनाते हैं ये देखो। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था और आप भी लिख सकते हो।
अब आपको देखना है कि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं होना चाहिए सर, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, पर ट्रांजिटिव हो। ध्यान से देखना सर, 1,2 ले लूँ, 2,3 ले लूँ, 1,3 ले लूँ दोबारा, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव ना बनाना आराम से हो सकता है। चैलेंज ये था कि आप सिमेट्रिक ना बनाओ। पता तुम क्या गलती करते हैं, तुम खुद से बनाते हैं 1,2 2,1 ले लेते और 1,1 लिख देते, उससे तुम्हारा ये ट्रांजिटिव तो बन जाता, बट बेटा फिर साथ साथ सिमेट्रिक भी तो हो रहा था ना। अब यहाँ देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, कूल, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक अभी तक नहीं है, 1 का 2 है, 2 का 1 नहीं है। तो बोलोगे सर ट्रांजिटिविटी भी कहाँ मेंटेन हो रही है? मैंने कहा ढूंढ के दिखा दो मुझे कि कहाँ ब्रेक हो रही है। 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से है, 2 का 3 से 3 का दिखा दो किसी के साथ, 1 का 3 से 3 का दिखा दो किसी के साथ, और 1 का 2 से और 2 का 3 से, तो वो तो मैंने दे ही दिया। तो ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है, 3 2 नहीं है, और रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। आई होप समझ में आया। तो ऐसा आपको एग्जांपल बनाने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का फिर भी क्यों करवा रहा हूँ, उसका कारण है, पहली बात तो एनसीईआरटी पूरी करानी है, मैं एक एक एग्जाम्पल तक करवाऊँगा। उसका कारण है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं, आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे तरीके के पेयर्स बना सकते हो। और तीसरा वाला तो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इनको नोट कर लो, फिर वो तीनों कंप्लीट करने हैं अपने को। तो आई होप नोट हो गया होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 3, जिसकी मैं बहुत तारीफ़ कर रहा था, है ना भाई। इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हमसे पूछा गया है कि हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो मान लो थोड़ी देर के लिए जिस सेट में हम रिलेशन बना रहे हैं वो है 1, 2, 3 तक ही ले लो, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा काम। भाई तुम्हें रिफ्लेक्सिव होना है सबसे पहले, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। तो रिलेशन में सबसे पहला तो ये तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा 1, 1, 2, और 3, यहाँ रिफ्लेक्सिव हो जाता है तुम्हारा सिमेट्री। अब तुम्हें सिमेट्री चाहिए लेकिन ट्रांजिटिविटी नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना। अगर तुम यहाँ पर 1,2 लेते हो और 2,1 लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारा 1,1 भी मार्केट में है, तो सर इससे सिमेट्री तो आ रही है, बट ट्रांजिटिविटी भी पीछे पीछे आ रही है। मैंने कहा एक काम करो, 1,3 और 3,1 लेके देखो। तुमने कहा उसका भी क्या फ़ायदा, फिर 1,1 यहाँ पर है तो ट्रांजिटिविटी पीछे पीछे आ रही है। मैंने कहा नहीं आ रही, अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्लियरली या लिखना भी चाहो तो तुम एक्सप्लेन भी कर सकते हो तुम्हारे एग्जाम्पल को। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री तो तुम कर लोगे एक्सप्लेन, ठीक है, 1,2 है, 2,1 है, वगैरह वगैरह। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि 2,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 1,3 बिलोंग्स टू आर। ढंग से देखो, 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, लेकिन 2 का 3 के साथ नहीं है। बट 2,3 does not belongs to R, implies that R is not transitive। और हमें चाहिए भी था यही कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई 2 1 है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ नहीं, तो आपका जो भी रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव तो कम से कम नहीं है, और हमें ऐसा ही चाहिए था। तो ये एग्जांपल याद रखना। ऐसे में जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगेंगे मैं स्टार बना दूंगा तुम्हारे लिए, और मैं जो स्क्रीन पे दिखाता हूँ उस पर भी स्टार बना हुआ मिल ही जाएगा तुम्हें। राइटिंग से देखो समझौता करना पड़ेगा, मेरी पेजेस वाली राइटिंग से भी, और बोर्ड पे तो कतई गंदी राइटिंग आती है। बट आई होप मैं एक एक चीज़ जो भी वर्ड लिखता हूँ मैं क्लियरली बोल देता हूँ उसको, और इतनी बुरी भी नहीं समझ सकते हो तुम। इंजीनियर हूँ मैं तो भाई देख लो तुम, इसके आगे मैं कुछ होने, और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ भाई, तो मेरे से इससे ज़्यादा अच्छी राइटिंग की उम्मीद करना बात। अब मुझे पता है इस बात का कोई लॉजिक नहीं है इंजीनियर होने का या ना होने का, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम अभी 12th में हो, और बाकी जो फेलो इंजीनियर्स हैं उनसे बात करना, वो मेरी बात समझ जाएंगे, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। 4th, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अगेन सेट ए, तुम्हारी इच्छा से जो भी लेना है ले लो, 1, 2, 3, छोटा ही लेना है क्योंकि तुम्हें रिफ्लेक्सिविटी बनानी पड़ती है बार बार। 4 तक लोगे तो फिर 4,4 भी लेना पड़ेगा, ये भी थोड़ा दिमाग वाली बात है। और ज़्यादा कंजूसी भी मत करना कि 1,2 ले लोगे, वरना तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। रिफ्लेक्सिव हो गया भाई साहब ये तुम्हारा, ट्रांजिटिव करना है लेकिन सिमेट्रिक नहीं करना है, तो सर सीधी सी बात है, ये ले लो ना। पर तुम मुझसे एक बात बोलोगे फिर, सर ये ट्रांजिटिव तो हो रहा है पर ये सिमेट्रिक भी हो रहा है। सुनना मेरी बात, ये भी अच्छा एग्जांपल देखा जाता है, चाहो तो स्टार लगा लो इस पर भी। तो तुम पता क्या गलती करोगे यहाँ पर, तुम इमोशंस में आगे बह जाओगे। सर 1,3 3,1 भी ले लो। मैंने कहा बेटा फिर से वो ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है ना।
तो तुम बोलोगे सर ट्रांजिटिव कहाँ हो रहा है, मैंने कहा लेकिन तुझे तो चाहिए, तुम ये रीज़न दो कि ट्रांजिटिव नहीं था तो तुम्हें तो चाहिए। तो मैंने कहा इसका आंसर आगे बढ़ना नहीं पीछे आना है, इसको ही हटा दो और पैक कर दो। तुमने कहा सर ये रिफ्लेक्सिव तो है, चलो सिमेट्रिक नहीं है, 1,2 है, 2,1 नहीं है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। चलो सर ये तो मान लिया सिमेट्रिक नहीं है, एक कंडीशन तो आपने पूरी कर दी, बट हमें ट्रांजिटिव तो चाहिए था, तो कहाँ है? मैंने कहा ट्रांजिटिव है, 1 का 2 के साथ है, तो तुमने बोला 2 का भी 2 के साथ है, तो मैंने कहा फिर 1 का 2 के साथ चाहिए, 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो तुम्हें 1 का 2 के साथ चाहिए है। अब मुझे और 2 का तुम किसी और के साथ दिखा दो, जब तुम ए का बी के साथ है पर तुम बी का सी के साथ दिखा ही नहीं सकते, तो ट्रांजिटिव होना ही होना है ना। देखो तो इमोशन में आगे बढ़ने से कई बार काम नहीं होता, पीछे स्टेप लेने से भी फ़ायदा हो जाता है। ये दिल टूटे आशिकों के लिए सलाह है बिल्कुल। और 5th की बात करते हैं, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं हो, बड़ा ही सिंपल है सर, वापस से सेट ले लो 1,2,3। अब हमें सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल है। देखो 1,2 2,1 1,1, सर ये सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, दिखिए रहा है। ट्रांजिटिव है क्या? 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 1 का भी 1 के साथ, ट्रांजिटिव भी है, ख़त्म कहानी। सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आई होप समझ में आया होगा। मेरी इच्छा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने की है, बट स्टिल क्योंकि लेक्चर का टाइम हो चुका है। और चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, छोटा ही क्वेश्चन है और MCQ इसलिए करवा रहा हूँ, तो तुम स्क्रीन पे ही देख लो, स्क्रीन पे सॉल्व कर लेंगे इसको। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1,2,3,4, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट 1,2,3,4 गिवन बाई दिस, जो भी इसमें आर लिखा हुआ है। हमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है। ये आपकी NCERT का क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का। हमें इसमें क्या चूज़ करना है? ऑप्शन, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वगैरह वगैरह है। तो हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो तुम्हारी स्क्रीन के, चलो स्क्रीन से बाहर आ जाओ। तो जो आपका रिलेशन है वो है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 और 3,2, और ये जिस सेट पे डिफाइंड है उसको ए नाम दे देते हैं। अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो सर सबसे पहले देखिए क्या रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, 1 1 2 2 4 4 3 3 पर रिफ्लेक्सिव तो है, यानी कि ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकता है क्योंकि वही दोनों रिफ्लेक्सिव आ रहे हैं। और इक्विवेलेंस भी है तो उसका भी अभी देखते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सर देखो 1,3 है बट 3,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव, सर 1 का 2 के साथ है, 2 का किसी और के साथ नहीं है। 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ है। सर ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन बी हो गया आपके हिसाब से। आपकी NCERT की क्वेश्चन में अगर आप इसे रिवाइंड कर लेना तो हमारी स्क्रीन पे जब भी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन 4 तक ठीक है। क्वेश्चन 5 से हम आगे करेंगे। मेरी इच्छा तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने की है, और इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न रहेगा हमारे क्वेश्चन करने का। ये क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये 4 ही क्वेश्चन आज हो पाए हैं, काफ़ी बड़े बड़े थे, पार्ट्स थे इनके अंदर। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 5 से लेके और कम समथिंग 12, 13 या 14 तक, जितना भी 1 घंटे में हो जाएंगे। मैं 1 घंटे के ऊपर नहीं जाने दूंगा लेक्चर्स, ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना आए, आलस ना आए। ठीक है, तो 1-1 घंटे के हमारे लेक्चर्स होंगे। क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे। मुझे बता देना कोई सजेशन हो आप लोगों का। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, तुम्हारे पास NCERT कुछ नहीं है, खाली रजिस्टर लेके बैठते हो ना अगर मेरे साथ, तो भी तुम पूरी बोर्ड निकाल लोगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही दूंगा। अब तुम्हें क्वेश्चन उतारने हैं, उतारने का शौक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीन पे से, या जो भी तुम्हारी इच्छा है वो इनोवेटिव आइडिया तुम खुद का खुद खोज लो। और अगर तुम्हारे पास NCERT है और कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि NCERT का है, तो क्वेश्चन क्यों उतारना, लिख लो NCERT क्वेश्चन नंबर 10, आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करो, तुम्हारे पास बुक है। ठीक है, बाकी मुझे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने होंगे वो मैं इसी पैटर्न में आपको दूंगा, चाहे फिर मैं RD शर्मा से लूँ, RS अग्रवाल में से लूँ, या मेरे पास तो और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत। आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने लेक्चर 02 डाला था, उसके बाद मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, बट उसका भी कुछ कारण था, ताकि और आगे देरी ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा कुछ अरेंजमेंट्स करने थे वो कर लिए। इंटरनेट उनमें से एक, तो इंटरनेट कनेक्शन अब जब भी लगेगा तब देखेंगे, बट आपको लेक्चर्स में दिक्कत नहीं आएगी। डेली या हर 2 दिन में एक लेक्चर ज़रूर देखने को मिलेगा, और हम कैसे भी करके जनवरी स्टार्टिंग तक या मिड जनवरी तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।